everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to see the topic transition and inner transition elements. So actually we are done with this topic and today we are going to discuss the exercise. So this is a topic from Maharashtra State Board syllabus. Okay, so Maharashtra State Board syllabus standard 12th topic number 9 transition and inner transition elements. So today we are going to solve the exercise which is given at the end of the chapter. So these are the questions. The first question is choose the most correct option out of this. So the first one out of this question, that is MCQ question. The first one is which one of the following is diamagnetic? इसमें से कौन सा डाईमैग्नेटिक है? तो आपको डाईमैग्नेटिक के लिए एक प्रॉपर्टी याद रखना है कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस जो भी होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता. सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड और इसलिए वो डाईमैग्नेटिक होते हैं. तो आपको ये सारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. ठीक है, ये क्रोमियम 2+, Fe3+, Cu2+ एंड SnSc3+, और सारों का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तब आप पाओगे दैट Sc3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि उसमें सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं. तो एक्चुअली Sc का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar4s2 3d1. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Sc का Ar4s2 एंड 3d1. Sc3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है सिर्फ Ar, और Ar सिर्फ मतलब डाईमैग्नेटिक, क्योंकि आर्गॉन इज अ नोबल गैस विच हैव द कंप्लीटली फिल्ड ऑल सबशेल्स, और उसके वजह से वो हो गया डाईमैग्नेटिक. तो Sc3+ इज द ओनली एलिमेंट हियर वॉट एवर दे हैव गिवन जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसलिए Sc3+ हो गया डाईमैग्नेटिक इन नेचर. नेक्स्ट है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टिटेनियम इज. सो टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Ar3d24s2, और 3d24s2 मतलब यदि आप दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उसमें बचेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ar मतलब कंप्लीटली फिल्ड, क्योंकि आर्गोन इज अ नोबल गैस. तो कंप्लीटली फिल्ड मतलब उसके सारे ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड हैं और वो मोस्ट स्टेबल होगा. तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा टिटेनियम के सबसे ज़्यादा स्टेबल है? जिसमें ये चारों इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दोगे और टिटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गॉन को इक्वल. तो कब है वो? जब आप चारों के चारों इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मतलब 4+. सो टिटेनियम 4+ इज द मोस्ट स्टेबल बिकॉज इट इज एबल टू कंप्लीट इज ऑक्टेट. नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ निक्रोम एलॉय आर. निक्रोम तो आप नाम से देख सकते हो निकल एंड क्रोमियम, करेक्ट. सो निक्रोम एलॉय बनता है निकल प्लस क्रोमियम, नाम ही में ये छिपा था. नाउ नेक्स्ट मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रुथेनियम इज. तो रुथेनियम का सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +8, जिसमें उसके सारे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्वल हो जाता है नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. तो उसका सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है +8, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +8 जब उसके सारे आउटर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं. नेक्स्ट द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फॉर क्रोमियम आर. सो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 3d5 एंड 4s1. तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम. अब इसमें का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? तो स्टेबल ये कॉन्फ़िगरेशन होगा जब इसमें से आप S में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे और D में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे. तो ये हो जाएगा, ठीक है, +3, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है. डी ब्लॉक में +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑफकोर्स +3 है. और नेक्स्ट ये होगा जब भी आप क्रोमियम में से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे और उसके बाद जो भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो होगा उसके नोबल गैस को इक्वल, करेक्ट. तो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकालना मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स निकालना मतलब हो जाएगा +6. सो द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर क्रोमियम इज +3 एंड +6. रीज़न क्या है? पहला +3 के लिए है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट है क्रोमियम, और डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए
सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 और +6 के लिए ये रीज़न है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपका आउटर शेल से निकालना है और क्रोमियम का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इक्वल, दैट इज +6. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड कॉपर 1+ is. So electronic configuration of copper is argon 3d10 and 4s1 और +1 के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आउटर शेल s ऑर्बिटल है जिससे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो बन जाएगा argon 3d10 and 4s0. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu and Cu+1. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव D0S0 कॉन्फ़िगरेशन. तो D0S0 यदि आप ये सारों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको दिखेगा कि स्कैंडियम, टिटेनियम एंड वैनेडियम, दैट इज स्कैंडियम 3+, टिटेनियम 4+ और वैनेडियम 5+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू आर्गॉन और वो सब में D0 और S0 होता है, इसलिए आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव. Next is magnetic moment of a metal complex is 5.9 bm. Number of unpaired electrons in the complex is. The formula is this. So a magnetic moment is equal to √n plus 2 bm. आपको म्यू इफेक्टिव पता है, दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट इज 5.9 और यहाँ पे 5.9 लिख के इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5, दैट इज n इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पे एक्चुअली आपको म्यू दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है n और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको n मिल जाएगा 5. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर. तो एक्टिनॉइड्स ऐसा सीरीज है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव और उसमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है मैन मेड. नेक्स्ट है Which of the following sets of ion contain only paramagnetic ion. पैरामैग्नेटिक मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो. तो ऐसे कौन सा सेट है, ये सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है. ठीक है. और उसके बाद देखना है कि उसमें से कौन सा ऐसे एलिमेंट्स है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो देखोगे आप ऑप्शन डी जिसमें Ce3+, Eu3+ और Yb3+ तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और इसलिए तीनों भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर हैं. बाकी सब में क्या है, एक तो ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है ये सब में जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और उसके वजह से वो ये सेट्स को पैरामैग्नेटिक नहीं बनने दे रहा है. ओके. तो इस तीनों में ऑप्शन में एक ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो इन्हें पैरामैग्नेटिक नहीं बनने दे रहा है, पर ऑप्शन डी में तीनों की तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है. नेक्स्ट, विच एक्टिनॉइड रादर देन यूरेनियम अकर इनसिग्निफिकेंट अमाउंट इन नेचर. तो यूरेनियम के अलावा नेचर में मिलता है थोरियम. थोरियम और यूरेनियम जो ऐसे एक्टिनॉइड्स है जो अच्छे खासे अमाउंट में नेचर में मिल जाते हैं. Next is the flux added during the extraction of iron from the tamanite are its calcium carbonate. Next, what is the oxidation state of manganese in MnO4 2-. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए Mn का आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको x पकड़ोगे. ठीक है. प्लस O4 तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है -2. करेक्ट. तो -2 इंटू 4 टाइम्स क्योंकि O4 है. करेक्ट. तो इंटू 4 हो जाएगा इंटू 4 और विच इज इक्वल टू -2. ठीक है. तो x क्या हो गया -2 इंटू 4, x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल्स टू -2. ये -2 क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और 4 ऑक्सीजन इसलिए इंटू 4 और Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे पता नहीं है और टोटल मॉलिक्यूल पे -2 है और इसे सॉल्व करोगे तो आपको x मिल जाएगा 6. सो MnO4 2- का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया 6. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो गया. सिमिलरली यदि MnO4- का आप कैलकुलेट करोगे उसके लिए हो जाएगा x. करेक्ट. क्योंकि Mn का मुझे पता नहीं है इसलिए x और ऑक्सीजन का -2 है इंटू 4 क्योंकि वापस 4 ऑक्सीजन है मेरे पास इक्वल टू -1 और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको मिल जाएगा x 7. तो MnO4- का ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का है 7
+7 दैट इज, और MnO4 2 माइनस का Mn का ऑक्सीडेशन है +6. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ KMnO4, इसके लिए आप मेरा वीडियो नंबर 4 देख लीजिए. नेक्स्ट है वाई सॉल्ट्स ऑफ Sc3+, Ti4+ एंड V5+ आर कलरलेस. तो आप इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखोगे Sc3+ का, Ti4+ का और Vf5+ का, आप देखोगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D0 एंड H0, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गॉन. तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो भी यहाँ पे गिवन है ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गॉन गैस. और Sc3+, Ti4+ और V5+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन गैस को इक्वल होता है, और उनका d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन और s ऑर्बिटल में दैट इज 4d 0 एंड 5s 0 होते हैं, और इसलिए 3d 0 एंड 4s 0 होते हैं. ठीक है, 3d 0 एंड 4s 0 होते हैं, और इसकी वजह से इनके d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता. और आपको पता है यदि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कलर्ड होना है तो उसमें डी डी ट्रांजिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. यदि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी डी ट्रांजिशन होगा नहीं तो उनके जो सॉल्ट्स है वो कलर्ड नहीं होंगे. और आप देख सकते हो Sc3+, Ti4+ और Vf4+ में डी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और इसलिए डी डी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता है, और इसलिए इनके सॉल्ट्स कलरलेस हैं क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है. नेक्स्ट, विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमेट ओर. इसके लिए भी आप मेरा वीडियो नंबर 4 देख लीजिए. ठीक है, नाउ बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन. तो ये होगा आपका 10 KMnO4, ओके, 8 H2C2O4, और इसको यहाँ पे आप बैलेंस करना चाहोगे तो यहाँ पे देखो 10K है तो यहाँ पे आपका आ गया है 2K, करेक्ट. तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 5 to 10 हो जाएगा. 10 Mn है तो यहाँ पे Mn तो सिर्फ एक है तो इसको आप 10 Mn लिख लोगे, करेक्ट. और आपके पास ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देखो 4, ये 40 हो गया. 40 प्लस 8 32, 40 प्लस 32 मतलब हो गया 72. और यहाँ पे ऑक्सीजन तो सिर्फ आपके 3 है तो आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो यहाँ पे 10, और एक्चुअली यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन से ना, तो ये हो गया 40 प्लस 20 इज 60, और 60 के बाद आपके पास बचा है 12 ऑक्सीजन्स, तो 6 यहाँ और 6 यहाँ. ठीक है, अब इसको देखोगे तो ये बैलेंस्ड रहेगा, और ये हो गया 8 2 ज़ा 16, तो आपको एक्चुअली 8 यहाँ लिखना है और 2 यहाँ लिखना है, अब बराबर रहेगा. ठीक है, 10 5 8 2. अब यहाँ पे देखोगे तो इसका बैलेंसिंग ये है, यहाँ पे 6 Ki 7 H2SO4, ठीक है, और यहाँ पे 4 K2SO4, तो ये हो जाएगा K2Cr2O7, 6 Ki 7 H2SO4, 4 K2SO4 and Cr2SO4 thrice 7 H2O plus 3 I2. Next, what are the stable oxidation states ऑफ प्लूटोनियम, सेरियम, मैग्नीज एंड यूरोपियम. सो प्लूटोनियम का सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, सेरियम का है फ्रॉम +2 to +4, मैग्नीज का है फ्रॉम +2 to +7 एंड यूरोपियम का है +2 एंड +3. तो ये है सारे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. नाउ नेक्स्ट, what write the probable electronic configuration of chromium and copper. So chromium का ऑक्सीडेशन स्टेट ये एक्सपेक्टेड था दैट इज 3d 4 and 4s2, बट एक्चुअली उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d 5 and 4s1, क्योंकि उसको हाफ फील्ड जो भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए s में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है d में और वो ज़्यादा स्टेबल बना देता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. नेक्स्ट, फॉर कॉपर के लिए एक्सपेक्टेड था 3d 9 and 4s2, बट एक्चुअली उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d 10 and 4s1, क्योंकि कंप्लीटली फील्ड सबशेल इज मोर स्टेबल. तो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का 3d 5 4s1 और कॉपर का 3d 10 4s1, और इनके आगे लिखना है आर्गॉन. नेक्स्ट, वाई नोबेलियम इज द ओनली एक्टिनोइड प्लस विथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नोबेलियम दैट इज Rn
5f14 6d0 एंड 4s2। और इसमें देखो f ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, और आपको पता है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो एक्टोनॉइड्स में एक्चुअली मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, +3। बट यदि इसमें नोबिलियम में आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5f13, और ये अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि वो हाफ कंप्लीटली फिल्ड नहीं रह पाएगा। तो कंप्लीटली फिल्ड और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए नोबिलियम सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन लूज करता है और मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कर पाता है, और ये कोई भी दूसरा एक्टिनॉइड नहीं कर पाता क्योंकि कोई भी और दूसरे एक्टिनॉइड में f ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता, और इसलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ नोबिलियम में दिखता है क्योंकि उसी का सिर्फ f ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। Next, explain with the help of balanced chemical equation why solution of Ce4 plus is acidic। तो ये है एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर Ce। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेरियम, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ce4 प्लस लिखना है आपको। तो आप लिखोगे Ce4 प्लस और आप सारे इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल दोगे तो वो बचेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Xc। करेक्ट। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नाउ इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जियोन, क्योंकि उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम f ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल से सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। और अब Ce4 प्लस इज इक्वल टू जियोन है, और ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट क्या हुआ है, उसके सारे ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो गए हैं, करेक्ट। और एम्प्टी होने की वजह से अब वो बहुत अच्छे से रिएक्ट हो सकता है कोई भी लिगैंड के साथ कंपाउंड बनाने के लिए। तो अभी Ce4 प्लस आप यदि रिएक्ट करोगे n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ, तो आपको लेना है Ce4 प्लस एंड n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है दैट इज CeH2ON 4 टाइम्स। सो Ce4 प्लस प्लस n मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाता है CeH2ON 4 टाइम्स। और ये वाला रिएक्शन की वजह से ये प्रूफ होता है कि Ce4 इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को। कौन लेविस एसिड का थियरी हमने पढ़ा है, लेविस एसिड आर द स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और Ce4 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और इसलिए वो एसिडिक है और वो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है उसका, दैट इज Ce4 प्लस प्लस 4 n नंबर ऑफ H2O गिव CeH2n 4 प्लस। और ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसके सारे ऑर्बिटल्स एम्प्टी होते हैं और इसलिए इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर सकता है लिगैंड से। Next, what is meant by shielding of electrons in an atom? So, electron shielding is referred to blocking of valence shell electron अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब ये सारे ऑर्बिटल्स में क्या होता है, यहाँ पे और भी ऑर्बिटल्स रहेंगे, ये सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील्ड है और यहाँ पे है आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चार्ज को पहुँचने नहीं देता है वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन तक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वो प्रोटेक्ट कर रहा है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब है वो प्रोटेक्ट कर पाता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, और इसके कहते हैं शील्डिंग। तो शील्डिंग इज रिफर्ड एज ब्लॉकिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। देखो ब्लॉक हो रहा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बाय अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, और ये कहाँ से हो पाता है, ड्यू टू इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इनर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस चार्ज को आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं दे रहे। नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 90। इज दिस एलिमेंट डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक? तो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 90, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s0 and 6d2 7s2। तो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 90। और आप देख सकते हो उसके d ऑर्बिटल्स में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आप मेरे वीडियो को देख के लिख सकते हो क्योंकि मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। नेम डिफरेंट जोन्स इन ब्लास्ट फर्नेस, राइट द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन देम। ये भी वीडियो नंबर 5 को देख के आप लिख लेना। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन कास्ट आयरन, ब्रॉट आयरन एंड स्टील। ये भी वीडियो नंबर 5 को देख के आप लिख लोगे। नेक्स्ट, आयरन एग्जिबिट +2 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच विल बी मोर स्टेबल। वाई? तो
ये है आपका Fe+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गॉन 3d6 एंड 4h0, और Fe3+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar 3d5 एंड 4h0। तो Fe2+ में आप देख सकते हो d ऑर्बिटल में है 6 इलेक्ट्रॉन और Fe3+ में है d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन। और आप करेक्ट गेस कर रहे हो, जो भी सबशेल हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड होता है वो मोर स्टेबल होता है। डी ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन का, और हाफ फिल्ड मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। और आप देख सकते हो Fe3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, दैट इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर Fe3+ इज मोर स्टेबल। तो आपको ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और ये कहना है कि जो भी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और Fe3+ में डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है एंड देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल देन Fe2+। Next, give the similarity and differences between elements of 3D, 4D and 5D series. ये भी मेरे वीडियो को देख के आप लिख लोगे। Now explain trends in ionization and enthalpies of D block element. ये भी मेरे previous videos को देख के लिख लो। Now what is meant by diamagnetic and paramagnetic? So diamagnetic are substances which have completely paired electron and they are weakly repelled by magnetic field. तो ऐसा definition है। Diamagnetic are substances which have all paired electron and which are weakly repelled by magnetic field. और paramagnetically ये definition लिखोगे कि paramagnetic are substances which have unpaired electron and which are weakly attracted by magnetic field. ठीक है, diamagnetic substances are weakly repelled और paramagnetic weakly attracted. अब example देना है आपको एक diamagnetic और एक paramagnetic का from transition and lanthanides. So diamagnetic substance from the transition metal are zinc and from lanthanoid आप ले सकते हो इटेरिवन, क्योंकि ये सब में completely filled orbitals है और उसके वजह से उनमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और इसलिए वो डायमैग्नेटिक है। बट पैरामैग्नेटिकली आप ट्रांजिशन मेटल से एग्जांपल ले सकते हो टिटैनियम, और लैंथेनाइड से एग्जांपल ले सकते हो सीरियम, क्योंकि ये दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट, व्हाई द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलियम एंड लॉरेशियम आर डिफरेंट देन एक्सपेक्टेड? तो गैडोलियम का एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था Xe4f8 एंड 6s2, बट उसका जो सीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व्ड है वो है 4f7 एंड 5d1 6s2। तो रीज़न ये है कि वही आप जो गेस कर रहे हो करेक्ट है कि जो भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड होता है वो मोर स्टेबल होता है। और गैलोडियम में क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड में जो एफ ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड नहीं है, पर ऑब्जर्व देखो तो उसका जो एफ ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, दैट इज F7, और इसलिए वो अपना एक एफ इलेक्ट्रॉन निकाल के वो डाल देता है आपके डी ऑर्बिटल में। क्यों? क्योंकि उसका एफ ऑर्बिटल को हाफ फिल्ड होना होता है और उसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए गैडोलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन एफ में से निकाल के डी में डाल रहा है। ठीक है, और सेम थिंग आप लिख सकते हो लॉरेशियम के लिए, क्योंकि लॉरेशियम में भी एफ ऑर्बिटल को कम्प्लीटली फिल्ड होना होता है। तो एफ ऑर्बिटल को कम्प्लीटली फिल्ड होने के लिए वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड से अलग दिखा रहा है कि वो कम्प्लीटली फिल्ड है और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रहे। तो दोनों भी अपने ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्टेड से अलग दिखा रहे हैं, क्योंकि एक को होना है हाफ फिल्ड और दूसरे को होना है कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाना है। राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी प्रोसेस, ये भी मेरे वीडियो को देख के आप लिख लेना। Now cerium and terbium behaves as a good oxidizing agent in +4 oxidation state. Why? Explain. So यहाँ पे देख सकते हो the electronic configuration of cerium क्या है, 4f1 5d1 एंड 6s2, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम। ठीक है, अब उसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, क्योंकि ये लैंथेनाइड सीरीज से, और आपको पता है लैंथेनाइड सीरीज में मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। ठीक है, बट सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पाता है क्योंकि वो सारे अपने आउटर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है इक्वल टू द नोबल गैस, और वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इक्वल होने के लिए वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वो पा लेता है। बट
जब भी वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पाता है वो वापस +3 में चेंज होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अपना मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाना है, और इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स क्या करते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और इसलिए Ce4+ अपने आप को 3+ में चेंज करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। और ये क्यों करता है सेरियम? क्योंकि उसका मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 है। उसने +4 तो बना लिया, बट अब वो मोस्ट स्टेबल बनना चाहेगा, इसलिए वो जब भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसलिए वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब इसके बेसिस पे आप मुझे कमेंट पे एक्सप्लेन कर सकते हो व्हाई टीई इज मोर स्टेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ये वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट इज यूरोपियम एंड इटरबियम बिहेव एज गुड reducing एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जस्ट अपोजिट इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुअली ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। जो भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? खुद को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं और दूसरों को रिड्यूस। अब यूरोपियम जो लैंथेनाइट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Xc4f7 5d1 एंड 6s2। तो यू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Xc4f7 5d1 एंड 6s2। और इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4f7 5d1 एंड 6s0। वो अपने आउटर के दोनों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के लूज कर देता है, ठीक है। वाइल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द यूरोपियम, दैट इज Xc4f7 5d0 एंड 6s2। तो एक्चुअली यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और +3 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला है, ठीक है। हियर नाउ यू हैव टू सी दैट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट योर f ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड और d और s जीरो है, मतलब वो एम्प्टी है, और इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि d और s ऑर्बिटल आर एम्प्टी, सो दे आर मोर स्टेबल, एंड f is half filled, therefore it is more stable, and therefore Eu3+ is most stable electronic configuration। इसलिए Eu3+ क्या है? मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Eu2+ क्या करता है? अपने आप को Eu3+ में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली डोनेट कर देता है, ठीक है। तो Eu2+ एक्चुअली इतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसका d ऑर्बिटल में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है, और वो हाफ फिल्ड भी नहीं है और कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं है d ऑर्बिटल, और इसके वजह से वो इतना स्टेबल नहीं हो पा रहा है। तो Eu2+ एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट कर देता है Eu3+ में कन्वर्ट होने के लिए, मोर स्टेबल बनने के लिए, और जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए EU इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और इसके बेसिस पे आपको मुझे इसके लिए एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपका ये 2 असाइनमेंट्स है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कॉमेंट, एनी सजेशन, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and somewhere inside all of us is the power to change the world. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.